नमस्कार, राम राम सभी मेरे प्रिय साथियों। मैं आपका होस्ट और दोस्त अमित अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं सभी मेरे प्रिय साथी? आशा करता हूं सभी स्वस्थ, मस्त, आनंदित और लगातार अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, आज के इस सेशन में मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं दिसंबर माह की क्रोनोलॉजी को लेकर। और आज के इस सेशन में अपने चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में। कौन से टॉपिक के बारे में? अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में। इस परिदृश्य में, इस पार्ट में अपने लिए कौन कौन से तथ्य हैं जो महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, इनकी चर्चा अपने सारगर्भित रूप से विस्तृत पूर्वक करने वाले हैं। दोस्तों, आज अपने सेशन में चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में। वो जो है जान लेते हैं संयुक्त अमीरात में विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र जो भी स्थापित किया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024, ये क्या है, कौन सी यूनिवर्सिटी को प्रथम रैंक हासिल की है उसके बारे में जानेंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य कौन सी वार्ता हुई है, किस किस मुद्दों को लेकर हुई है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। नाटो ने यूरोप में पारस्परिक सशस्त्र बलों पर संधि को निलंबित कर दिया है, इसके बारे में अपने चर्चा करने वाले हैं। श्रीलंका के अडानी पोर्ट में अमेरिका का $553 मिलियन का भी हाल ही में निवेश किया गया है, उसके बारे में जानेंगे। भूटान नरेश की जो भारत यात्रा है, कितने दिनों के लिए भारत आए हैं, उसके बारे में जानेंगे। भारत के लिए थाईलैंड वीज़ा मुक्त प्रवेश की अनुमति, थाईलैंड ने क्या कह दिया है कि भारतीय वासियों को किसी प्रकार के वीज़े की आवश्यकता नहीं है थाईलैंड में आने के लिए, तो उसके बारे में जानेंगे। विश्व बौद्धिक संपदा की जो रिपोर्ट आई है उसके बारे में जानेंगे। और भारत और अमेरिका के मध्य जो वार्ता हुई है उसके बारे में जानेंगे। और शैक्षणिक सेवा को मजबूत करने के लिए भारत और UAE के मध्य MOU हुआ है, उसके बारे में जाने। शेख हसीना बनी विश्व के सबसे लंबी समय तक शासन करने वाली प्रमुख महिला, ये अपने जानने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी व शेख हसीना ने किया 3 परियोजनाओं का उद्घाटन, ये अपने लिए महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। भारत को सुरक्षित देशों की सूची में शामिल करेगा कौन? ब्रिटेन, इसके बारे में अपने जानेंगे। जो लिए परीक्षा की दृष्टि से अपने लिए महत्वपूर्ण है वो दोस्तों हैं कि प्रधानमंत्री मोदी व शेख हसीना के 3 परियोजनाओं को, किस परियोजना को उद्घाटन किया है, इसके बारे में अपने जानेंगे। और जो अपने लिए इम्पोर्टेंट है वो है ये, शेख हसीना बनी विश्व की सबसे लंबी समय तक शासन करने वाली प्रमुख महिला, इसके बारे में अपने जानेंगे। ये अपने लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आइए जानते हैं समस्त विषय वस्तु के बारे में जो अपने परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। प्रारंभ करते हैं अपने प्रथम बिंदु से। संयुक्त अरब अमीरात विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र वाला क्या बन गया है? कंट्री बन गया है। संयुक्त अरब अमीरात ने विश्व के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र जिसका नाम क्या है, अल दफ्रा सोलर फोटोवोल्टिक इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन नवंबर 2023 में किया है। यह दोस्तों कहाँ पर है? यह अबू धाबी शहर से 35 किमी की दूरी पर स्थित है। और इस परियोजना में कौन कौन भागीदारी है उसके बारे में अपने जान लेते हैं। अबू धाबी फ्यूचर एनर्जी कंपनी है, मास्टर वो हैं। और उसके साझेदार है अबू धाबी नेशनल एनर्जी कंपनी टाका, वो इसमें शामिल है। ADF रिन्यूएबल और जिंको पावर द्वारा यह विकसित किया गया है। यह संयंत्र किसके द्वारा विकसित किया गया है? मास्टर के द्वारा, टाका के द्वारा, ADF रिन्यूएबल के द्वारा और जिंको पावर द्वारा विकसित किया गया है। इसकी क्षमता कितनी है दोस्तों? तो 2 गीगावाट इसकी क्षमता होने वाली है, 2 गीगावाट इसकी क्षमता रहने वाली है। और इसमें जो जानने योग्य है कि दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात ने इसका उद्घाटन संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 से पहले किया है, जिसकी मेज़बानी COP28 की बार मेज़बानी कौन करेगा? संयुक्त अरब अमीरात करेगा। ये भी अपने लिए महत्वपूर्ण है कि COP28 की COP28 की मेज़बानी अब की बार कौन सी कंट्री करने वाली है? तो संयुक्त अरब अमीरात करने वाला है, जो कब होगा? 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक, जो अभी तक चल रहा है। आप बताइएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स के माध्यम से COP फर्स्ट का सम्मेलन है वो कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था, ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से जानकारी देनी है। तो दोस्तों आपने जाना है कि संयुक्त अरब अमीरात विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र वाला देश बन गया है। रुक करते हैं हमने नेक्स्ट बिंदु की ओर। बाइडेन और जिनपिंग की रणनीतिक द्विपक्षीय वार्ता सैन फ्रांसिस्को में हुई। कहाँ हुई दोस्तों? सैन फ्रांसिस्को में हुई और 15 नवंबर 2023 को संपन्न हुई। इनकी वार्ता में इन्होंने किन किन मुद्दों को लेकर बात की, इसके बारे में अपने जान लेते हैं। 2 वैश्विक शक्तियों, कौन कौन से? 2 वैश्विक शक्तियों के माध्यम से राष्ट्र देशों के मध्य संपन्न इस वार्ता इजराइल हमास युद्ध को लेकर हुई, रूस यूक्रेन को लेकर हुई और ताइवान का तो तनाव है उसके संबंध जैसे अहम मुद्दों को लेकर इनके चर्चा हुई। समझौता क्या हुआ था
कि शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका और चीन में एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ। यह सैन्य से सैन्य संचार बहाल करना और इसमें अमेरिका और चीन की सेनाओं को मजबूत संचार हो सकेगा। इस प्रकार दो महान शक्तियों का जैसे अमेरिका और चीन के मध्य ये वार्ता हुई और इन्होंने महत्वपूर्ण जैसे इजराइल हमास युद्ध को लेकर चर्चा की, रूस यूक्रेन को युद्ध लेकर चर्चा की और ताइवान में जो लगातार तनाव बढ़ रहा है उसको लेकर चर्चा की थी। ये अपने परीक्षा की दृष्टि से इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या वार्ता की है उसके बारे में अपने जान लेते हैं। यह वार्ता दोस्तों नई दिल्ली में हुई। कहाँ हुई? नई दिल्ली में 20 नवंबर 2023 को यह वार्ता हुई थी। कब हुई थी? 20 नवंबर 2023 को यह वार्ता हुई। यह इन दोनों देशों के मध्य दूसरा संस्करण था दोस्तों, ये दूसरी बार हो रही है और इसका प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो भारत की ओर से विदेश मंत्री थे जयशंकर जी और रक्षा मंत्री राजनाथ जी इसमें शामिल हुए थे। और बात करें ऑस्ट्रेलिया की तरफ से तो ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस और विदेश मंत्री पेनी वोंग ने इनका प्रतिनिधित्व किया था। विषय क्या रहे थे कि उक्त मंत्री स्तरीय वार्ता में दोनों देशों ने अपने रणनीतिक संबंधों को रेखांकित करते हुए सूचना के आदान प्रदान तथा इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस में अधिक सहयोग पर बल दिया था। ये इसके मध्य वार्ता हुई थी। हाइड्रोग्राफी सहयोग, हवा से हवा में ईंधन भरने सहयोग से लेकर क्रियान्वयन व्यवस्था सुनिश्चित करने और इसके अलावा अंडर वाटर टेक्नोलॉजी से जैसे पनडुब्बियाँ हैं उनके माध्यम से हवा में आजकल जैसे ईंधन भरने लगे हैं हवाई जहाज में, वायुयानों में, तो उनके अच्छे तरीके से क्रियान्वयन को लेकर उनमें और अधिक नई टेक्निक को विकसित किया जाए, इस प्रकार इनके मध्य इन पहलुओं पर मुख्य रूप से वार्ता हुई थी। ये अपन ने जाना है। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 ये क्या है दोस्तों, आइए जानते हैं। कवाकवेरेली साइमंड्स द्वारा वर्ष 2024 के लिए विश्वविद्यालय रैंकिंग एशिया में दोस्तों जो यूनिवर्सिटी टॉप पर है उसकी रैंकिंग ये जारी करती है, ठीक है। और इस बार कौन सी यूनिवर्सिटी ने पहला रैंक हासिल किया तो वह चीन की पेकिंग यूनिवर्सिटी इस प्रकार पैक हो गई है कि इसने कौन सा स्थान हासिल किया है, तो पहला स्थान हासिल किया है। कौन सी यूनिवर्सिटी ने हासिल किया है पहला स्थान? तो पेकिंग यूनिवर्सिटी। कहाँ की है? चीन की है। ये अपने को ध्यान में रखना है। लेकिन अपने को जो ध्यान में रखना है भारत की कौन सी यूनिवर्सिटियों में कौन सा स्थान रहा है, तो भारत की 6 यूनिवर्सिटी जो है वो अंडर 100 में रही है। कौन कौन सी? IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, IIT खड़गपुर, IIT कानपुर। इनका IIT बॉम्बे का कौन सा रैंक रही है, तो 40वीं रही है। IIT दिल्ली की 46वीं रही है। IIT मद्रास की 53वीं, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु की 58वीं, IIT खड़गपुर की 59वीं और IIT कानपुर की 63वीं रैंक रही है। ये अपने लिए जानने योग्य है। नाटो ने यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों को संधि को निलंबित किया। ये अपने लिए कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसकी चर्चा अपन कर लेते हैं। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन कौन सा है? नाटो ने यूरोप की जो पारंपरिक सशस्त्र बलों से पर संधि की गई है उसको निलंबित घोषित कर दिया है। कारण क्या है? रूस ने स्वयं को इस समझौते से 7 नवंबर 2023 को अलग कर लिया था। इस कारण उन्होंने इस संधि को निलंबित कर दिया गया है। रूस ने स्वयं के इस संधि से अलग होने के लिए उसकी सुरक्षा चिंता और नाटो के विस्तार को जिम्मेदार बताया है। इस कारण इसे निलंबित कर दिया गया है। दोस्तों ये अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। श्रीलंका के अडानी पोर्ट में अमेरिका का $553 मिलियन का निवेश किया गया है। अमेरिका ने श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह स्थित अडानी पोर्ट के कोलंबो वेस्ट इंटरनेशनल टर्मिनल प्रोजेक्ट में निवेश करेगा। इस संबंध में US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन ने कोलंबो पोर्ट टर्मिनल परियोजना में $553 मिलियन के महत्वपूर्ण निवेश की घोषणा 8 नवंबर 2023 को की गई है। ये अपने को ज़्यादा जानकारी नहीं रखनी है, बस इतना ही ध्यान रखना है कि अडानी पोर्ट्स में अमेरिका कितने मिलियन डॉलर का निवेश करेगा, तो $553 मिलियन का निवेश करेगा। भूटान नरेश की भारत यात्रा। भूटान के जो राजा हैं नरेश हैं वो उन्होंने भारत की यात्रा की है। क्या नाम है? भूटान के नरेश है उनका नाम है जिंगपे खेसर नामग्याल वांगचुक ने 8 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के तहत 3 से 10 नवंबर तक ये भारत में रहे थे। भारत प्रवास के दौरान उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व विदेश मंत्री S जयशंकर से मुलाकात की और क्या क्या सहमति हुई, क्या क्या निर्णय हुए, इसके बारे में अपन जान लेते हैं। क्या क्या निर्णय हुए थे, आइए चर्चा करते हैं।
भारत और भूटान क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के नए मार्गों पर चर्चा करने हेतु सहमत हुए हैं। भूटान में ग्लेफू तथा असम में कोकराझार के बीच 58 किमी तक सीमा पर रेल लिंक का विकास होगा। भूटान में समस्के और पश्चिम बंगाल के चाय बागानों के क्षेत्र में बनारहाट के बीच लगभग 18 किमी लंबे दूसरे रेल लिंक की खोज की सहमति हुई है। बांग्लादेश के साथ भूटान के व्यापार के लिए हल्दीबाड़ी चिराहाट रेल मार्ग को एक अतिरिक्त व्यापार मार्ग में नामित करने पर भी सहमति हुई है। असम और भूटान के दक्षिणी पूर्वी जिलों के बीच दरंगा समद्रुप जोंगखार सीमा को एक इमिग्रेशन चेक पोस्ट के रूप में नामित किया जाएगा। दादगिरी जो कहाँ पे असम में है, मौजूदा भूमि सीमा शुल्क स्टेशन को आधुनिक एकीकृत चेक पोस्ट में अपग्रेड किया जाएगा। इस प्रकार ये महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, लेकिन ये अपनी परीक्षा की दृष्टि से इतने इंपॉर्टेंट है नहीं। भारतीयों के लिए थाईलैंड में वीज़ा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी गई है। भारत के कोई भी नागरिक है वो बिना किसी वीज़ा के थाईलैंड में जा सकता है, और इसकी वैलिडिटी कितने दिन रहनी है थाईलैंड में, वो 30 दिन तक बिना वीज़े के रह सकता है। थाईलैंड सरकार के इस निर्णय के तहत भारतीयों और ताइवानियों को पर्यटक 10 नवंबर 2023 से 10 मई 2024 के दौरान बिना वीज़ा के थाईलैंड में प्रवेश कर सकेंगे और 30 दिनों तक वहां रह सकेंगे। इस प्रकार ये अनुमति थाईलैंड सरकार के द्वारा दी गई है। मलेशिया, चीन और दक्षिणी कोरिया के बाद लगभग 1.2 मिलियन आगमन के साथ भारत वर्ष 2023 में अब तक पर्यटन के लिए थाईलैंड का चौथा सबसे बड़ा स्रोत बजा रहा है। इससे पहले श्रीलंका ने भारत सहित चीन, रूस, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड देशों के आगंतुकों के लिए अपनी वीज़ा मुक्त प्रवेश पहल की घोषणा 24 अक्टूबर 2023 को की थी। थाईलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? तो श्रेथा थाविसिन कौन है? थाईलैंड के प्रधानमंत्री। वैश्विक बौद्धिक संपदा संहिता रिपोर्ट ये क्या है दोस्तों? ये पेटेंट जारी करती है। पेटेंट की कितनी वैलिडिटी रहने वाली है? किसी वस्तु को एक संकेत प्रदान करना वैश्विक बौद्धिक संपदा का महत्वपूर्ण कार्य है। इसने अपनी रिपोर्ट जारी की है, और जो रिपोर्ट का शीर्षक है वो क्या है? तो विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट 2023, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स रिपोर्ट 2023। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यह संस्था है जो जारी करती है। जारी करने की तिथि थी 6 नवंबर 2023 को जारी की गई। स्वराधि पेटेंट आवेदन करने वाले सिर्फ 5 राष्ट्र कौन से? चीन, अमेरिका, जापान, कोरिया गणराज्य और जर्मनी। ये अपने को ध्यान में रखना है बस, और इसमें परीक्षा की दृष्टि कोई पेटेंट नहीं है। भारत और अमेरिका के मध्य 2+2 वार्ता। भारत और अमेरिका मध्य 2+2 मंत्रिपरिषद वार्ता में भारत की राजधानी नई दिल्ली में 10 नवंबर 2023 को आयोजित की गई। 2+2 में 5वें संस्करण, कौन सा संस्करण था? 5वां संस्करण था। इस वार्ता में भारत की ओर से विदेश मंत्री एम जयशंकर थे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसमें भाग लिया था। अमेरिका की ओर से विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने भाग लिया था। इस बैठक के दौरान द्विपक्षीय संबंधों के अतिरिक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र, इजराइल हमास संघर्ष, चीन तथा यूक्रेन सहित अनेक मुद्दों पर बातचीत हुई थी। ये अपने को ध्यान में रखना है। शैक्षणिक सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य समझौता हुआ है। दोनों देशों के मध्य MOU पर हस्ताक्षर भारत के केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की, और इस यात्रा के दौरान 1 नवंबर 2023 को आबू धाबी में किए गए क्या MOU उद्देश्य? इस उद्देश्य क्या है दोस्तों? क्या क्या इस जो समय वार्ता में MOU हुआ है उसके उद्देश्य क्या होंगे? छात्र और संकायों की गतिशीलता होगी, संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रम में विकास होगा, पाठ्यक्रम डिजाइन करना, पाठ्यक्रमों क्षेत्रों में वैज्ञानिक शैक्षिक प्रदर्शनियों का आयोजन करने और भागीदारी की सुविधा प्रदान करने, दोनों देशों में शैक्षणिक संस्थाओं के क्षेत्रों में मौजूद सहयोग को मजबूत करना है। मौजूदा सहयोग को क्या करना है? मजबूत करना है। संयुक्त डिग्री और दोहरे डिग्री कार्यक्रमों की पेशकश के लिए दोनों देशों के उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच अकादमिक सहयोग की सुविधा प्रदान की जाएगी। सहमति पत्र के तहत एक संयुक्त कार्यक्रम समूह का निर्माण किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता भारत और UAE की शिक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि करेंगे। इस प्रकार शैक्षिक गतिविधियों एक्टिविटियों को बढ़ाने के लिए MOU हुआ है भारत और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य। भारत और इटली के बीच गतिशीलता और प्रवासन की साझेदारी समझौता हुआ है दोस्तों। अब इटली में भी अपन जा सकते हैं, ठीक है।
दोनों देशों के मध्य इस समझौते का उद्देश्य श्रमिकों, छात्रों और पेशेवरों की निर्बाध आवाजाही को सक्षम बनाना है और अवैध प्रवासन की चुनौतियों का समाधान करना है। इससे अब भारतीय श्रमिक, छात्र और व्यवसायी इटली में जाना काफ़ी आसान हो जाएगा और उसका कोई मेन उद्देश्य नहीं है। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है अपने लिए वेरी इंपॉर्टेंट, वो यही है दोस्तों आज के सेशन का। शेख हसीना बनी विश्व की सबसे लंबी शासन करने वाली महिला। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को टाइम मैगजीन ने नवंबर 2023 के अंक में विश्व के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली प्रमुख महिला के तौर पर कवर स्टोरी में प्रदर्शित किया है। शेख हसीना पहले 1996 से 2001 तक बांग्लादेश के प्रधानमंत्री रही। उसके बाद 2009 से लेकर अब तक वो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री है। टाइम्स पत्रिका की कवर स्टोरी के लेखक चार्ली कैंपेबल ने लिखा है कि शेख हसीना मार्गरेट थैचर और इंदिरा गांधी से ज़्यादा बार चुनाव जीत चुकी है, इसलिए अब तक विश्व की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली प्रमुख महिला कौन बन चुकी है? तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना। प्रधानमंत्री मोदी व शेख हसीना ने किया 3 परियोजनाओं का उद्घाटन। उसमें कौन कौन से हैं? जो उद्घाटन है वो 1 नवंबर 2023 को किए गए। कब किए गए? 1 नवंबर 2023 को। उद्घाटन में 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया था, जो है अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक, खुलना मोंगला बंदरगाह रेल लाइन परियोजना और मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट। ये अपने को ध्यान में रखना है। किन परियोजनाओं को उद्घाटन किया गया? अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक का, खुलना मोंगला बंदरगाह रेल परियोजना का और मैत्री सुपर थर्मल प्रोजेक्ट का। भारतीय अनुदान 392.52 करोड़ रहने वाला है और यह 12.24 किमी तक फैला है, जिसमें बांग्लादेश में 6.78 किलोमीटर दोहरी गेज रेल और त्रिपुरा में 5.46 किमी रेल लाइन ये रहने वाली है। खुलना मोंगला बंदर रेललाइन परियोजना, इसमें भारत की जो ऋण सुविधा है वो 388.92 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। इसमें मोंगला बंदरगाह को खुलना के मौजूदा रेल नेटवर्क से जोड़ने वाले 65 किमी ब्रॉडगेज रेल मार्ग का निर्माण शामिल है। मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट ये क्या है दोस्तों? इसके जो भारतीय रियायती वित्त पोषण है वो 1.6 मिलियन डॉलर है। अवस्थिति रामपाल खुलना डिवीजन बांग्लादेश में है। ये वहाँ पर यह प्रोजेक्ट लगाया गया है। क्षमता उसकी 1320 मेगावाट रहने वाली है। परियोजना क्रियान्वयन बांग्लादेश और भारत मैत्री पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा इसमें सहभागिता रहने वाली है। इसका उद्घाटन है प्रथम इकाई का सितंबर 2022 में किया गया था और सेकेंड इकाई का जो उद्घाटन है वो 1 नवंबर 2023 को अभी हाल ही में किया गया है। भारत को सुरक्षित देशों की सूची में शामिल करेगा ब्रिटेन। ये अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट अपने लिए रहने वाला है वो है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य कौन बन चुका है? तो चिल्ली बन चुके हैं। कौन सा? चिल्ली बन चुका है। कौन सा सदस्य है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां। ये अपने को ध्यान में रखना है। सफ़ेद हाइड्रोजन के आइए चर्चा कर लेते हैं। वैज्ञानिकों ने उत्तरी पूर्वी फ्रांस के लोरेन में भूमि के नीचे बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन के किस रूप की खोज की है? तो सफ़ेद हाइड्रोजन की। इसकी खोज किसने की है? तो फ्रांस के नेशनल सेंटर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च ने के 2 वैज्ञानिक जैक्स पिरोनॉन और फिलिप डी नाटो ने इसकी खोज की है। सफ़ेद हाइड्रोजन को गोल्ड, प्राकृतिक और जियोलॉजियो हाइड्रोजन भी कहा जाता है। ये दोस्तों सफ़ेद हाइड्रोजन, इसे सफ़ेद क्यों नाम ये है? क्योंकि ये रिसाइकल है। मेन बात ये है रिसाइकल है। इसे पुनर्उत्पादन भी किया जा सकता है, पुनर्प्रयोग भी किया जा सकता है। इससे प्रदूषण नहीं होता है। प्रदूषण नहीं होने के बाद वो रिसाइकल है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन को सफ़ेद कहा जाता है। यह रूस, ओमान, फ्रांस और माली अन्य स्थानों पर विशेष हाइड्रोजन के भंडार है। ये दोस्तों अपने को जानना है। मिका दोस्तों एक रोबोट है। इसे कोलंबिया की जो रम कंपनी है, वाइन की कंपनी है, शराब की कंपनी है, दारू की कंपनी है, समझ गए, डिक्टाडोर, इसने अभी हाल ही में अपना क्या किया? CEO नियुक्त किया है। किसी वैश्विक कंपनी के CEO के रूप में नियुक्त दुनिया का पहला AI रोबोट है। मिका को हैंसन रोबोटिक और डिक्टाडोर ने मिलकर तैयार किया है। हैंसन रोबोटिक ने ही लोकप्रिय ह्यूमनॉइड रोबोट सोफिया भी बनाई थी। तो ये अपने को जानकारी ध्यान में रखनी है दोस्तों। आज के सेशन में अपने चर्चा करी अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में, जो दिसंबर माह के जो महत्वपूर्ण थे उन सभी फैक्टों को अपने जाना है। जो अपने परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो दोस्तों मैं आपसे चर्चा एक बार पुनः कर लेता हूँ। अपने को ध्यान में रखते हैं कि प्रधानमंत्री शेख हसीना के मध्य कौन कौन सी परियोजनाओं का उद्घाटन किए, उनके ध्यान में रखना। और शेख हसीना बनी विश्व की सबसे लंबी शासन करने वाली प्रमुख महिला।
ये अपने को ध्यान में रखना है। और इसमें परीक्षा की दृष्टि से कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट तथ्य नहीं है दोस्तों। कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं इस सेशन का समापन करना चाहूँगा कि हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, बढ़कर अकेला तू पहल कर, देख कर तुझको काफिला खुद बन जाएगा, काफिला खुद बन जाएगा। इसी जोश और जुनून के साथ लगातार सेशन का आनंद लेते रहें और अपना जो कमेंट है वो ज़रूर साझा कीजिएगा, ताकि अपने किसी भी अगर टॉपिक्स में या इंडिया जीके है, राजस्थान जीके में किसी भी में आप परेशानी का सामना करें तो ज़रूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। अपन सभी सेशन आपके समक्ष लेकर उपस्थित होने वाले हैं आगामी समय में। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।